तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लेथ मशीन के ऊपर इस्तेमाल में आने वाले जो टूल्स है उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। जैसे कि रफ वर्क करना है तो रफिंग टूल्स हो गए, उसके अंदर लेफ्ट हैंड राइट हैंड फेसिंग करने वाले रफिंग टूल्स को देखा। उसके बाद फिनिशिंग टूल्स के बारे में देखा। उसके बाद डिफरेंट ऑपरेशनल टूल्स जो है जैसे कि थ्रेडिंग टूल हो गया, बोरिंग टूल हो गया, उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, जानकारी हासिल की है। तो ये सभी जो टूल्स हम लोगों ने देखे थे वो सभी टूल्स कैसे थे, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स जिनको कहा जाता है, जिनको एक ही कटिंग एज होती है, एक ही कटिंग पॉइंट होता है, उसी को हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। तो उन सभी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के इस्तेमाल के अनुसार जो टाइप्स बने हुए हैं, जिनको लेथ मशीन के द्वारा इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस या प्रोफाइल्स जॉब के ऊपर बना सकते हैं, उन टूल्स के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्लास में पढ़ा था या जानकारी ली थी। अभी यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है, तो कटिंग एक्शन ऑफ लेथ टूल्स। जब लेथ टूल वर्क करता है या मूव होता है तो उसके द्वारा जो कटिंग एक्शन होती है वो किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर ड्राइंग में हम लोग देखेंगे तो एक साइड में फेस है और दूसरे साइड में क्या है, फ्लैंक है। तो ये क्या है, वो मशीन का फेस हो गया। और ये साइड जो है, ये साइड को क्या कहा जाता है, हम लोग फ्लैंक कहते हैं। सो फेस और ये फ्लैंक, तो फेस ऊपर से ये फेस बनता है, नीचे के साइड से ये जो सेक्शन है उसे फ्लैंक कहा जाता है। तो फेस और फ्लैंक जब ये दोनों मिलते हैं तो उनके बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, जिसको इस बीटा के जरिए दिखाया गया है। बीटा, तो ये बी लेटर है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो बी की लाइन जो है ये नीचे की तरफ खींची गई है, इसीलिए उसको उस वर्ड को क्या कहा जाता है, ग्रीक वर्ड बीटा कहते हैं। सो ये बीटा से दिखाया गया है। सो ये जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीप एंगल कहते हैं। और ये जो लीप एंगल होता है, ये जो लीप एंगल होता है, ये अगर कम हो, ये लीप एंगल अगर कम हो तो क्या होगा, जो धातु है या मेटल है, उस मेटल के अंदर जो कटिंग एज है, ये कटिंग एज या कटिंग पॉइंट आसानी से क्या होगा, इंसर्ट होगा, घुस जाएगा। और वही एंगल जिसे हम लोग लीप एंगल कहते हैं, बीटा से उसको दिखाया गया है, वही एंगल अगर अधिक या ज्यादा है तो क्या होगा, धातु जो है या मेटल जो है उसको काटने के लिए हमको ज्यादा फोर्स या ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा फीडिंग करना पड़ेगा। सो इसकी वजह से जो फोर्स होता है, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइंग में P से दर्शाया गया है, तो क्योंकि टूल यहाँ से ऐसे जा रहा है तो उसका फोर्स इस प्रकार से इस साइड में लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं P का मतलब क्या है, ये P जो है ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, वो कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जब टूल चलता है, वो जो सेक्शन क्लीन करता हुआ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मशीनरी सरफेस कहते हैं। ओके, या मशीनिंग ऑपरेशन उस सरफेस पे हुआ है, ऐसे बताया जाता है। मशीनरी सरफेस मतलब ही क्या है, मशीनिंग ऑपरेशन उसके ऊपर हो गया है और वो अभी क्लियर हो गया है। ओके, ये क्या है, तो वर्क सरफेस है, मतलब रॉ मटेरियल का जो सरफेस होता है जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना है या काम करना बाकी है, उस सरफेस को हम लोग वर्क सरफेस भी कहते हैं। और टूल की कटिंग एज या कटिंग पॉइंट जो है उसको यहाँ पे दर्शाया गया। सो ये जो फोर्स होता है जिसको P से दर्शाया गया है, उसकी जो एक्शन होती है या उसकी जो चलने की दिशा होती है, उसकी वजह से मेटल जो है, ये मेटल के ऊपर की जो लेयर होती है, लेयर जिसे हम लोग परत कहते हैं, लेयर या परत, तो ये जो लेयर होती है, ये लेयर जो टूल के फेस के बराबर सामने होती है या सामने आती है। तो टूल का फेस कौन सा है, तो ये टूल का फेस हो गया, उसके सामने बराबर ही मेटल की जो है लेयर जो है या परत जो है ये आ जाती है, बिकॉज ऑफ द फोर्स जो P हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से। और उसकी वजह से टूल जो है ये अंदर इंसर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द फोर्स।
जिसकी वजह से फेस जो है वो क्या करता है, एक दबाव उस मेटल के ऊपर बनाता है और दबाव बना के चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मटेरियल जो है वो मटेरियल उस जगह से कटता है और साइड में चला जाता है। मतलब जो वेस्टेज है वो वेस्टेज क्या हो जाता है, बाजू में गिरता है या निकल जाता है या बाजू में हो जाता है। उसके बाद टूल आगे की तरफ मूव करता ही रहता है। मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये फीडिंग हो रहा है, तो टूल आगे आगे चलता जाएगा, वैसे वैसे मटेरियल उस जगह से कटिंग होता जाएगा। फेस के सामने जितना मटेरियल आएगा वो मटेरियल वहाँ पे कट होता जाएगा। तो जो मटेरियल नहीं आया मतलब क्या है, वो सरफेस मशीनड हो गया, और जो अभी भी उसके सामने मटेरियल आ रहा है वो क्या है, वर्क सरफेस है। तो उसको हम लोगों को क्या करना है, मशीनिंग करना है या मशीनड होना चाहिए। तो वो टूल वही काम करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। मतलब ही टूल जो है ये मूव करता हुआ लगातार उन मेटल्स के ऊपर या कट होने वाले मेटल के ऊपर क्या बनाता है, अपना प्रेशर बनाता है या दबाव बनाता है और उसे काट देता है और बाद में उस जगह से उसको बाजू में हटा देता है या उसको विस्थापित करता है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कटिंग एक्शन ऑफ लेथ टूल क्या है, ये समझ लिया। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, प्रिंसिपल मोशंस इन अ टर्निंग। टर्निंग की जो प्रिंसिपल मोशंस है वो कौन सी है, किस प्रकार से वर्क करती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जॉब जो है उसे दिखाया गया है, जो कि लेथ मशीन का जो चक है उसके अंदर होल्ड किया गया है और उसकी घूमने की जो दिशा है वो दिखाई गई है। सो लेथ मशीन के ऊपर बंधा हुआ जॉब जो होता है ये कैसे घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में घूमता है, घड़ी की उल्टी दिशा में, तभी वो टर्निंग हो सकता है। अगर वो क्लॉकवाइज में घूमेगा तो हम लोग उसके थ्रू टर्निंग नहीं कर सकते, तो ध्यान में रखना है। तो उसकी जो चीफ मोशन है वो दिखाई गई इस प्रकार से। और जो फीडिंग डायरेक्शन है, मतलब टूल की चलने की जो दिशा है वो भी दर्शाई गई। मतलब टूल कैसे चल रहा है, जॉब का जो एक्सिस है उसके साथ लंबवत चल रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल चल रहा है या पैरेलल चल रहा है एक्सिस के साथ में, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अगर वो आगे पीछे होता तो वो फेसिंग करता। अब ये कौन सा ऑपरेशन दिखा रहा है, वो टर्निंग दिखा रहा है। फेसिंग में क्या होता है, टूल आगे पीछे चलता है, क्रॉस चलता है, एक्सिस को क्रॉस या परपेंडिकुलर चलता है। यहाँ पे वो कैसे जा रहा है, एक्सिस को पैरेलल जा रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, प्लेन टर्निंग, स्ट्रेट टर्निंग जिसे हम लोग कहते हैं, वो ऑपरेशन यहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है, ये समझ लेना है। सो लेथ मशीन के ऊपर जब हम लोग मशीनिंग वर्क करते हैं तो उस समय पे जॉब जो है वो गोल गोल घूमता है। और वो कौन से डायरेक्शन में घूमता है, तो मैंने पहले बताया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। सो जबकि टूल जो होता है ये हमेशा एक तो लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबाई में चलता है या फिर वो क्रॉस चलता है परपेंडिकुलर पोजीशन में। सो परपेंडिकुलरली वो चलेगा, एक्सिस से परपेंडिकुलर मतलब क्रॉस चलेगा, एक्सिस से तो क्या करेगा, वो फेसिंग करेगा। अगर वो लॉन्गिट्यूडिनल जा रहा है तो क्या करेगा, तो वो टर्निंग करेगा, स्ट्रेट टर्निंग या पैरेलल टर्निंग हम लोग जिसको कहते हैं, वो ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा। सो जॉब की इस रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, चीफ मोशन कहते हैं। सो जो जॉब घूमता है, जिस प्रकार से घूमता है उस मोशन को, तो मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, जॉब जिस प्रकार से घूमता है उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, चीफ मोशन कहते हैं। और जॉब के हिसाब से टूल का जो मूवमेंट होता है, जॉब के हिसाब से या जॉब के ऊपर टूल जो चलता है और अपना काम करता है या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो किस तरीके से मूव हो रहा है उस मूवमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। या जिस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उस टूल को चलाने का काम करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीड कहते हैं या फीडिंग कहते हैं। तो फीडिंग करना मतलब क्या है, टूल को उस मेटल में इंसर्ट करना और उसके द्वारा कटिंग ऑपरेशन करके मनचाहा जो रिजल्ट है वो पाना। तो वो जो मूवमेंट होता है टूल को इंसर्ट करने का और उससे कटिंग करने का, उसे हम लोग फीड कहते हैं। और वो फीड देने को और फीड देने के साथ उस टूल को चलाने की
जो मेथड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीडिंग मोशन कहते हैं। तो वो फीडिंग मोशन यहाँ पे दिखाई है, मतलब टूल इंसर्ट होगा और क्या करेगा, एक्सिस के साथ में आगे आगे बढ़ेगा, तब वो क्या करेगा, मेटल को काटता हुआ जाएगा, ऑपरेशन वहाँ पे होगा, वो डायमीटर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये फीड मोशन होती है। जो ये मोशंस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फीडिंग मोशन कहते हैं। सो इन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, तो जॉब जो होता है उससे टूल चिप्स के फॉर्म में मेटल जो है, उस मेटल की जो लेयर्स है वो लेयर धीरे 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 हटाने का काम करता है। सो इसी को प्रिंसिपल ऑफ मोशंस इन टर्निंग कहा जाता है। सो प्रिंसिपल ऑफ मोशन इन टर्निंग क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है, जान लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ मशीन टूल्स जो होती है, सिंगल पॉइंट्स, उनके ऊपर जानकारी ली थी। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था प्रिंसिपल मोशंस इन टर्निंग क्या होता है, चिप मोशन किसको कहते हैं, फीड मोशन किसको कहते हैं, और उसे अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट एंगल जो होते हैं लेथ मशीन के ऊपर दिए गए, या लेथ मशीन का जो कटिंग टूल होता है उसके ऊपर जो अलग अलग एंगल वर्क करते हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि लेथ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेटल से जॉब्स को बनाने का काम करते हैं, या जॉब बनाए जाते हैं। सो ये जॉब बनाते समय उन जॉब्स के ऊपर हम लोगों को बहुत सारी अलग अलग ऑपरेशन जो होती है, उन ऑपरेशंस को लेथ मशीन के द्वारा परफॉर्म करते हैं उन जॉब्स के ऊपर। सो इसकी वजह से जब भी हम लोग किसी जॉब के ऊपर जो अलग अलग मेटल से बने हुए हैं, या उन जॉब्स का जो रॉ मटेरियल होता है, जो अलग मटेरियल होता है हर बार, तो ऐसे समय पे अलग अलग मेटल्स के ऊपर वर्क करते समय, ऑपरेशंस करते समय, उन ऑपरेशंस के अनुसार और मेटल के अनुसार लेथ मशीन के जो टूल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, उसे ग्राइंड करते हैं। सो अच्छा टर्नर या लेथ चालक उसी को कहा जाता है जो कि लेथ के ऊपर ऑपरेशंस के अनुसार रिक्वायर्ड जो टूल होता है उसे खुद ग्राइंडिंग करे और इस्तेमाल में लाए। ये काबिलियत उस लेथ ऑपरेटर के अंदर होनी चाहिए, जिसे हम लोग टर्नर कहते हैं या लेथ चालक कहते हैं। सो टूल के जो कटिंग एज होते हैं उनको जॉब के अनुसार या वर्क अनुसार या ऑपरेशन अनुसार अलग अलग एंगल्स में ग्राइंड किया जाता है, और उस ग्राइंडिंग करने के जो इफेक्ट्स होते हैं, सही तरीके के ग्राइंडिंग के इफेक्ट जो होते हैं, वो हम लोगों को कहाँ पे दिखाई देते हैं, जॉब के ऊपर दिखाई देते हैं। इसीलिए अगर एंगल सही है तो जॉब के ऊपर ऑपरेशन सही तरीके से होगा, सही तरीके से जॉब के ऊपर फिनिशिंग मिल पाएगी, क्वालिटी आप मेंटेन कर पाओगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो लेथ के विभिन्न जो एंगल्स होते हैं, डिफरेंट एंगल जो होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो बंदा लेथ को चलाता है या ऑपरेट करता है, उसको लेथ के जो टूल्स होते हैं उनकी कटिंग एज और उसके जो एंगल्स है उनके बारे में पूरे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। वो उतना क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसकी वजह से कार्य करते समय अगर कोई टूल खराब हो जाए या वर्क करना बंद करे, तो वो बंदा, वो क्राफ्ट्समैन या लेथ ऑपरेटर जो है, वो उस टूल को जॉब के अनुसार या वर्क के अनुसार या ऑपरेशन के अनुसार सही क्लियरेंस देकर दोबारा ग्राइंड कर पाए, और उससे जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन से उस रिक्वायर्ड ऑपरेशन को पूरा कर पाए।
ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। सो लेथ टूल जो है, इनके कटिंग एजेस और जो उसके ऊपर बने हुए एंगल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लेथ के जो टूल्स होते हैं उसके जो कटिंग एंगल्स होते हैं, ये एक खुद मतलब अगर कहा जाए तो लेथ के जो कटिंग एजेस है ये खुद एक एंगल होते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है। मतलब जिस एज के जरिए लेथ का टूल कटिंग का काम करता है, ये खुद भी एक क्या होता है, एंगल होता है। तो उस टूल के ऊपर जो एजेस बनी हुई होती है वो हर एक एजेस एक प्रकार के एंगल का काम करती है और उन एंगल्स की कुछ खूबियां हैं। जैसे कि टॉप रेक एंगल और फ्रंट क्लियरेंस एंगल को 90 डिग्री से अगर कम किया जाए तो जो एंगल वहां पे बनता है या एंगल बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग एंगल कहते हैं। और ये कटिंग एंगल अलग अलग मेटल के अनुसार अलग अलग जो होता है रखा जाता है। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग BIS कहते हैं या फिर भारतीय मानक या भारतीय स्टैंडर्ड हम लोग कह सकते हैं, उसके अनुसार वो एंगल 50 डिग्री का हो सकता है या फिर 50 डिग्री से 81 डिग्री तक वो रखा जा सकता है। ये जो एंगल्स होते हैं ये सॉफ्ट मेटल के लिए कम होते हैं और हार्ड मेटल के लिए ज़्यादा बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल को अधिक कार्य कुशलता से काट सके, आसानी से काट सके और फ्रिक्शन लेस वर्क वो प्रोवाइड करे। तो अगर हम लोग बात करें रेक एंगल की, तो रेक एंगल तो ड्राइंग में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है एक साइड रेक एंगल, पॉजिटिव साइड रेक एंगल। यहाँ पे देखेंगे तो बैक रेक एंगल है। उसके बाद यहाँ पे साइड रेक एंगल जो है उसको दिखाया गया है, यहाँ पे बैक रेक एंगल जो है उसको दिखाया गया है ड्राइंग में। तो रेक एंगल जो है वो रेक एंगल, ये रेक एंगल जो होता है वो एंगल टूल का जो कटिंग एज होता है उसकी जो नोज होती है उसके ऊपरी भाग में होता है। कटिंग एज की जो नोज होती है उसका ऊपरी भाग क्या किया हुआ रहता है, ऊपरी भाग में बना हुआ रहता है। कौन सा, तो रेक एंगल। तो यहाँ पे हम लोग वो रेक एंगल कैसे है वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे बैक रेक एंगल को दिखाया गया है। कटिंग एज जो होती है उसके ऊपरी भाग में वो होता है बना हुआ। साइड रेक एंगल, पॉजिटिव साइड रेक एंगल, बैक रेक एंगल, पॉजिटिव बैक रेक एंगल और साइड रेक एंगल को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये रेक एंगल कहाँ पे होता है, तो कटिंग एज जो होती है या कटिंग एज की जो नोज होती है उससे ऊपरी भाग में ये बना हुआ रहता है। और टूल का जो परफॉर्मेंस होता है या उसकी जो वर्केबिलिटी होती है, काम करने की कैपेसिटी, अच्छा काम करने की कैपेसिटी, अच्छी कटिंग कैपेसिटी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, मुख्यतः ये किसके ऊपर होती है, तो रेक एंगल के ऊपर डिपेंड होती है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसकी कुछ पॉजिटिव रेक एंगल, निगेटिव रेक एंगल या साइड रेक एंगल, ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं। तो उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल की, तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल टूल के कटिंग एज की जो नोज होती है उस नोज से पीछे की ओर टेपर में बनाया जाता है। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे नोज के पीछे की ओर ये बना हुआ है। और कैसा होता है ये, टेपर में। तो टेपर अगर हम लोग देखेंगे तो मैं बोला कोनिकल सेक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है, तो टेपर में बना हुआ रहता है हमेशा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी एंगल कैसा बना हुआ रहता है, टेपर में बना हुआ रहता है। मतलब फ्रंट से और साइड से देखने पर आपको वो जो रेक एंगल है वो रेक एंगल का फॉर्मेशन पता चल जाएगा।
या बनने का तरीका जो है वो समझ में आएगा। ये जो पॉजिटिव रेक एंगल होता है ये सॉफ्ट मेटल के लिए ज़्यादा रखा जाता है और हार्ड मेटल के लिए उसे कम रखते हैं। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की अगर हम लोग बात करें, मतलब भारतीय मानक के अनुसार या भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, ये जो पॉजिटिव रेक एंगल्स होते हैं उनको 3 डिग्री में रखा जाता है या 3 डिग्री से 40 डिग्री तक उसको मेंटेन किया जाता है, डिपेंड अपॉन द ऑपरेशंस, डिपेंड अपॉन द मेटल्स। उसके बाद है निगेटिव रेक एंगल। निगेटिव रेक एंगल जो है ये एंगल टूल की जो कटिंग एज होती है, उस कटिंग एज की जो नोज होती है, उस नोज के साइड में या उस नोज के ऊपर या और टेपर में बना हुआ रहता है। नोज के ऊपर या और टेपर में बना हुआ रहता है, जो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। ये एंगल जो है ये मुख्यतः हार्ड मेटल जो होते हैं उन हार्ड मेटल्स की टर्निंग करने के लिए और जो कार्य करते समय हम लोग ऐसे मेटल इस्तेमाल में लाते हैं जहां पे कटिंग ऑपरेशन होते समय वहां पे झटके लगने की संभावना होती है बिकॉज ऑफ द मेटल्स इंटरनल स्ट्रक्चर। तो वहां पे झटके लग सकते हैं ऑपरेशन करते समय, टर्निंग करते समय। तो ऐसे झटका देने वाले जो वर्क पीस होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, तो उनसे कार्य को या ऑपरेशंस को परफॉर्म करते समय झटका ना लगे या झटका लगने से टूल ना टूटे, इसके लिए उन जगहों पे क्या किया जाता है, निगेटिव रेक एंगल इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, साइड रेक एंगल। साइड रेक एंगल जैसे कि हम लोग यहां पे देख रहे हैं। तो साइड रेक एंगल का काम होता है, सो ये एंगल जो है ये मुख्यतः टॉप रेक एंगल जो होता है, उस टॉप रेक एंगल को साइड की ओर से टेपर में ग्राइंड करके बनाया जाता है। टॉप रेक एंगल को साइड से या टॉप रेक एंगल की जो साइड होती है उसकी ओर से टेपर में ग्राइंड करके हम लोग क्या करते हैं, उसे बनाते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, तो जब हम लोग कटिंग टूल को चलाते हैं इस एंगल की वजह से क्या होता है, जो कटिंग हुए चिप्स होते हैं या वेस्ट में निकलने वाला जो मटेरियल होता है जॉब के ऊपर से, वो आसानी से फिसल जाता है और नीचे की ओर गिरता है। ये उसका बेनिफिट है। ओके, तो रेक एंगल जो है, उन रेक एंगल और उसके जो टाइप्स है और वो कैसे फंक्शन करते हैं ये हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद जो हम लोगों को देखना है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लियरेंस या फिर एंड रिलीफ एंगल। सो क्लियरेंस एंगल और उसके जो टाइप्स है वो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है क्लियरेंस एंगल, या उसे एंड रिलीफ एंगल भी कहा जाता है। साइड क्लियरेंस एंगल को यहाँ पे दिखाया गया है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल जो है उसको दिखाया गया है। सो यहाँ पे वो एंगल्स जो है उन एंगल्स को यहाँ पे क्या किया गया है, इंडिकेट किया गया। सो ये जो क्लियरेंस एंगल है, ये एंगल या कोण मुख्यतः जॉब और कटिंग टूल उनके बीच में बनाया जाता है। मतलब ये जॉब और कटिंग टूल के बीच में बनता है जब उनका कांटेक्ट होता है, और उसी के हिसाब से उसको क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या है, तो जॉब और कटिंग टूल के बीच में क्लियरेंस देने के लिए, क्लियरेंस का मतलब क्या है, वर्क करते समय पूरा का पूरा टूल जो है वो जॉब के साथ में कांटेक्ट में ना आए। तो वहां पे एक पर्टिकुलर जो कटिंग करने वाली एजेस है उन्हीं का कांटेक्ट हो, बाकी की जो टूल की एजेस है या साइड से उनके बीच में और जॉब के बीच में एक समायोजित गैप जो है, वो समायोजित गैप या जिसको हम लोग क्लियरेंस कह सकते हैं, वो क्लियरेंस बना रहे। उसके लिए क्या किया जाता है, इस क्लियरेंस एंगल को दिया जाता है या बनाया जाता है। सो
इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, उस ऑपरेशंस करते समय टूल जो होता है उस टूल की कटिंग एज ही जॉब को क्या करती है, स्पर्श करती है या कांटेक्ट करती है। तो ये एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे कि फ्रंट क्लियरेंस एंगल हो गया, साइड क्लियरेंस एंगल हो गया, बैक क्लियरेंस एंगल हो गया। तो ये एंगल्स वहां पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल क्या काम करता है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल टूल की जो कटिंग एज है उसकी जो नोज होती है, उस नोज के सामने का पोर्शन जो होता है उससे नीचे की ओर टेपर सेक्शन में ग्राइंड करके बनाई हुई रहती है। मतलब क्या है, ये जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है वो कैसे किया, कहां पे बनाया हुआ रहता है, तो जो एंगल होता है टूल का, जहां पे टूल कटिंग करने का काम करता है, वो कटिंग एंगल जो होता है या जो कटिंग एज होती है उसकी जो नोज होती है, नोज मतलब क्या है, कटिंग करते समय कांटेक्ट में आने वाला टूल का जो सिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग नोज कहते हैं। तो यहां पे वो नोज हम लोग देख रहे हैं, ये नोज हो गई। तो इस नोज की ओर से सामने की तरफ अगर हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन निकाले और ये नोज को यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ क्या किया गया है, दबाया है ग्राइंडिंग करके, मतलब टेपर सेक्शन में बनाया है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उसको क्या कहा जाता है, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। या कुछ लोग ये सामने होता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग फ्रंट क्लियरेंस एंगल भी कहते हैं। तो ये एंगल कहाँ से दिखाया जाता है, तो टूल का अगर फ्रंट सेक्शन इसे कहा गया, देखो यहाँ पे दिखाया गया फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो अगर ये टूल की फ्रंट साइड कंसीडर की गई तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकाल के ये जो एंगल हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ से वो लाइन जो है वो यहाँ से इस प्रकार से खींची जाती है और ये जो एंगल मिलता है उसे क्या कहा जाता है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एंगल जो है, ये एंगल टूल की कटिंग एज की नोज के सामने से नीचे की ओर टेपर में ग्राइंड करके बनाया जाता है। ये एंगल हार्ड मेटल के लिए अगर कहा जाए तो कैसा रहता है, कम रखा जाता है, और अगर वही सॉफ्ट मेटल है तो उसके लिए हमेशा ज़्यादा रखते हैं। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग BIS कहते हैं, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसके अनुसार ये एंगल जो होता है ये टूल के ऊपर 6 डिग्री से 10 डिग्री तक रखे जाते हैं और कहीं इसे फ्रंट रिलीफ या एंड रिलीफ एंगल भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखाया गया है, कुछ जगह पे इसको फ्रंट रिलीफ एंगल भी कहते हैं, कुछ जगह पे इसको क्या कहते हैं, एंड रिलीफ भी एंगल कहते हैं। तो इसका एक नाम भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया क्या है, तो फ्रंट रिलीफ एंगल या फिर एंड रिलीफ एंगल। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको क्या कहा जाता है, साइड क्लियरेंस एंगल। तो साइड क्लियरेंस एंगल ये जो एंगल होता है ये कटिंग टूल की जो नोज होती है उसकी साइड से नीचे की ओर टेपर में ग्राइंड करके बनाया जाता है, जिससे कोई भी ऑपरेशंस करते समय केवल टूल का कटिंग एज जो होता है वही जॉब को कांटेक्ट कर सकता है या स्पर्श कर सकता है। और इसकी वजह से क्या होती है, टूल की जो साइड्स होती है, बाकी सभी साइड्स वो जॉब से क्या नहीं करती है, फ्रिक्शनेट नहीं होती है, रगड़ नहीं खाती है। इसकी वजह से टूल का जो वेयर आउट होना होता है या वेयरिंग होना होता है वो कम हो जाता है। और इसी वजह से साइड क्लियरेंस एंगल जो है उसे कुछ लोग क्या कहते हैं, रिलीफ एंगल कहते हैं या साइड रिलीफ एंगल कहते हैं। साइड रिलीफ मतलब क्या है, साइड से रिलीफ करने वाला एंगल। रिलीफ का मतलब क्या है, आराम देने वाला। मतलब क्या है कि वो जगह जब कांटेक्ट में ही नहीं आएगी तो वो घिसेगी नहीं, फ्रिक्शनेट नहीं होगी और उसका वेयर आउट होना क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से बंद किया जाएगा, वो घिसेगा ही नहीं, तो उसकी लाइफ बढ़ेगी। और क्या है, वहां पे कूलेंट डालने की जरूरत नहीं है। और क्या है,
तो वो कैसा रखा जाता है, हमेशा न्यूट्रल रखा जाता है, वो कांटेक्ट ही नहीं करेगा। तो इसकी वजह से बेनिफिट क्या मिलेगा कि खाली एक पर्टिकुलर कटिंग एज या पॉइंट जो है वही कांटेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से आपको वर्क एफर्ट जो है, ये वर्क एफर्ट आपको कैसे करने पड़ेंगे, कम लगाने पड़ेंगे। नहीं तो क्या है, हर बार आपको टूल को निकाल के ग्राइंड करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्लियरेंस एंगल। तो बैक क्लियरेंस एंगल क्या है ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे। सो इस प्रकार का क्लियरेंस एंगल जो होता है, ये क्लियरेंस एंगल मुख्यतः हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पार्टनिंग ऑफ टूल होते हैं। पार्टनिंग ऑफ टूल मतलब क्या है, जिन टूल का इस्तेमाल करके हम लोग जॉब को मेन पीस से अलग करते हैं या प्रोडक्ट को मेन पीस से अलग किया जाता है। मतलब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए, एक लंबा रॉड है, उससे उस अभी पीस को अलग करना है, तो उसको दो हिस्सों में काटने के लिए क्या किया जाता है, पार्टनिंग ऑफ टूल का इस्तेमाल करें। तो उस पार्टनिंग ऑफ टूल के ऊपर क्या किया जाता है, इस बैक क्लियरेंस एंगल जो होता है उसे बनाया जाता है या दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है, टूल के जो कटिंग एज होते हैं उसके पीछे का जो भाग होता है, वो पीछे के भाग में या पीछे की ओर से हम लोग क्या करते हैं, इसे टेपर सेक्शन में ग्राइंड करके बनाते हैं। सो उसकी वजह से पार्टनिंग ऑफ ऑपरेशन जब किया जाता है, उस समय पे जॉब और टूल के बीच में क्या होता है, एक क्लियरेंस बनता है, और वर्किंग जो होता है या ऑपरेशन जो होता है ये हमेशा आसानी से क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पार्टनिंग ऑफ टूल में सिंगल पॉइंट टच नहीं होता है, वहां पे क्या हो जाती है, कटिंग एज कांटेक्ट में आती है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसके लिए वो वहां पे क्या होता है, बैक क्लियरेंस एंगल वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और फ्रिक्शन को बहुत ही कम करता है, जिसका बेनिफिट क्या होता है, टूल का वेयर आउट होना कम किया जाता है, और टूल की लाइफ और कूलिंग मीडिया का इस्तेमाल जो है वो भी कैसे किया जाता है, टूल की लाइफ बढ़ाई जाती है, और कूलिंग मीडिया भी वहाँ पे कम इस्तेमाल होकर भी टूल अच्छी तरीके से काम करता है, अच्छी फिनिश देता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेथ मशीन के ऊपर इस्तेमाल में आने वाले कुछ जो एंगल्स है, उन एंगल्स के बारे में यहाँ पे जानकारी ली थी। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि एंगल किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे लेथ मशीन के जो टूल है उसके कुछ पार्ट्स या अंग हम लोगों ने दिखाए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लेथ मशीन का जो टूल है उसका ये फ्रंट व्यू है। उसी टूल को हम लोग टॉप व्यू से देखने पे कैसे दिखते हैं वो दिखाया है। यहाँ पे हम लोग फ्रंट व्यू मतलब उसका जो साइड व्यू है, मतलब इस तरफ से जब हम लोग देखते हैं टूल को तो ये सेक्शन कैसे दिखता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम लोगों ने फ्रंट, टॉप और साइड व्यू से वो टूल कैसे दिखता है वो यहाँ पे दिखाया और उसके एंगल्स दिखाए। उसी के साथ में हम लोगों ने उस टूल के जो पार्ट्स है उनको दिखाया गया है। जैसे इसको हम लोग शैंक कहते हैं, ये सेक्शन जो होता है जहाँ पे वो ब्लैंक बार ब्लैंक रहता है, जिससे हम लोगों ने टूल को बनाया है अलग अलग एंगल्स देके, आगे का हेड का सेक्शन बनाया टूल का, उसके पीछे का भाग जो होता है ब्लैंक सेक्शन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शैंक कहते हैं। सो यहाँ पे जो है उसको क्या कहा जाता है, साइड रिलीफ एंगल कहते हैं। यहाँ पे क्या है, कौन से पार्ट को दर्शाया, नोज को दर्शाया है। नोज का रेडियस कैसे होता है यहाँ पे दिखाया, नोज और उसका रेडियस, ये नोज है और ये जो दिया गया है वो रेडियस है। उसके बाद ये सेक्शन जो है ऊपर से दिखने वाला, इसे फेस कहते हैं। ये जो सामने का सेक्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हील या फ्लैंक कहते हैं। नीचे का सेक्शन जो है ऐसा कर्व किया हुआ उसे हील कहते हैं, और ये पूरा सेक्शन जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लैंक क्या है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो वो जो पार्ट्स है उस टूल के, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे दिखाया है, कटिंग एज कौन सी है वो यहाँ पे दिखा। तो एक चीज ध्यान में रखनी है, टूल की कटिंग एज जो होती है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है लेथ का, उसकी जो कटिंग एजेस होती है वो डिपेंड होती है, क्या वो लेफ्ट हैंडेड है तो कौन सी साइड में जाएगी, राइट साइड में जाएगी। वो राइट हैंडेड है तो वो लेफ्ट साइड में चली जाएगी। ओके, वो कॉम्बिनेशन है तो एक कटिंग एज, प्राइमरी कटिंग एज यहाँ पे रहेगी, सेकेंडरी कटिंग एज यहाँ पे बन जाएगी। तो ऐसा है, डिपेंड्स। तो वो टूल है वो किस तरीके से फंक्शन करने वाले, उसके हिसाब से क्या होती है, उसकी जो एजेस होती है या एंगल्स होती है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो सेम रहता है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आते। तो
ये जो एंगल्स होते हैं जो लेथ टूल्स के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उनके बनाने के पीछे जो वजह है उन वजहों के बारे में हम लोगों ने देखा था। सो लेथ मशीन के ऊपर मेन जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग एंगल कहते हैं। कटिंग एंगल कौन सा कटिंग एंगल होता है, कटिंग एंगल कैसे दिखाया जाता है, तो कटिंग एज एंगल यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक कटिंग एज एंगल दिखाया गया है। फिर अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन बनाएंगे तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एक क्या हो जाएगा, कटिंग एंगल हो जाएगा। सो उसे क्या कहते हैं, साइड कटिंग एज एंगल। यहाँ पे जो बनता है वो एंड कटिंग एज एंगल है। यहाँ पे साइड कटिंग एज, यहाँ पे एंड कटिंग एज एंगल है, जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, लेथ मशीन के ऊपर कटिंग करने का काम करते हैं। सो कटिंग एंगल जो होता है ये लेथ टूल का जो कटिंग एज होता है उसका मेन होता है, या मुख्य एंगल भी हम लोग कह सकते हैं। किसका, तो लेथ कटिंग टूल की जो एज होती है उसका मुख्य कोण होता है। मोस्टली ये जो एंगल होता है ये अगर देखा जाए दोनों के बीच का, तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री के समान होता है। ये एज और ये एज, अगर इन दोनों एजेस को अगर हम लोग यहाँ पे मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ, तो ये जो एंगल अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। मतलब ये एज और ये एज, इनके बीच की जो एंगल है वो एंगल हमको कितनी मिलेगी, देखेंगे तो 90 डिग्री मिलेगी। तो टॉप रेक एंगल और फ्रंट क्लियरेंस एंगल जो होते हैं उनके वो बराबर होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो ये समान नहीं होता है, मतलब जब कटिंग एंगल होता है ये कभी समान नहीं मिलेगा या एक समान नहीं रहेगा। तो मेटल के अनुसार, अलग अलग मेटल से या विभिन्न धातु है तो उनके अनुसार ये जो एंगल्स होते हैं ये हम लोगों को अलग अलग क्या करने पड़ते, ग्राइंड करके बनाने पड़ते या सेट करने पड़ते। सो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड या BIS ये जो एंगल्स होते हैं ये 50 डिग्री से 81 डिग्री तक हो सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान में रखना है कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए कटिंग एंगल्स कम रखे जाते हैं और हार्ड मटेरियल के लिए ये कटिंग एंगल्स कैसे रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। रेक एंगल के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली थी, और ये कहाँ पे होता है, तो कटिंग एज जो होती है उसकी जो नोज होती है उसके ऊपरी भाग में ये रेक एंगल्स बने हुए रहते हैं। और टूल की काम करने की जो क्षमता है जिसे हम लोग कार्य कुशलता कहते हैं या वर्केबिलिटी कहते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, रेक एंगल के ऊपर डिपेंड होती है। रेक एंगल के टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, जैसे कि पॉजिटिव रेक एंगल, बाद में निगेटिव रेक एंगल। तो पॉजिटिव रेक एंगल क्या काम करता है वो भी हम लोगों ने वहां पे समझ लिया था, जान लिया था। कि अगर पॉजिटिव रेक एंगल सही हो तो उसकी वजह से क्या मिलती है, हमको मशीनेबिलिटी बढ़ती है। और पॉजिटिव रेक एंगल जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, ज़्यादातर कौन से मटेरियल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, तो पॉजिटिव रेक एंगल की अगर बात करें तो ये माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज ऐसे मेटल के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं, उन मेटल्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा देखा था, तो निगेटिव रेक एंगल। निगेटिव रेक एंगल कहाँ पे इस्तेमाल में होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव रेक एंगल किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जो हार्ड मेटल्स रहते हैं उनकी टर्निंग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर निगेटिव रेक एंगल हम लोग इस्तेमाल करें तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो पॉजिटिव रेक एंगल वाले जो टूल्स हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं उससे अच्छा काम कौन करता है, निगेटिव रेक एंगल वाले टूल्स करते हैं, जिनके ऊपर निगेटिव रेक एंगल्स दिया गया है।
कंपेयर करें तो इन निगेटिव रेक एंगल वाले जो टूल्स होते हैं उनके अंदर लोड लेने की जो कैपेसिटी होती है कंपेयर टू पॉजिटिव रेक एंगल वाले टूल्स, तो वो कैसी रहती है, ज्यादा रहती है। ये निगेटिव रेक एंगल उन टूल्स के ऊपर दिया जाता है जहां पे हेवी कट लगाने हैं या ज्यादा फीडिंग करना है और मेटल काटना है, तो ऐसी जगह पे निगेटिव रेक एंगल वाले टूल्स जो होते हैं वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये कैपेबल होता है, निगेटिव रेक एंगल जहां पे दिया होता है वो टूल्स हाई स्पीड पे वर्क करने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, वो हाई स्पीड के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसका और एक बेनिफिट है कि अगर हम लोग निगेटिव रेक एंगल किसी टूल के ऊपर दे तो एक अच्छा हीट कंडक्टिव प्रॉपर्टी उसके अंदर जनरेट हो जाती है, क्योंकि उसकी बनावट वैसे बन जाती है। तो इसीलिए वो क्या करता है, हीट से खुद को बचाने का काम करता है, और उस एंगल की वजह से वो क्या करता है, एयर को ही एज अ कूलिंग मीडिया के तौर पे इस्तेमाल करके खुद को ठंडा रखने का काम करता है। उसकी वजह क्या होती है, तो जो टूल होता है उस टूल का जो कटिंग पॉइंट या जिसे हम लोग टिप कहते हैं उसका जो एंगल होता है ये सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हीट कंडक्टिव प्रॉपर्टीज उसके अंदर बन जाती है और वो अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो निगेटिव रेक एंगल जो है उसकी सीमाएं हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। क्या सीमाएं हैं, तो निगेटिव रेक जो होता है वो टूल के ऊपर जब दिया जाता है तो वो ये ध्यान में रख के दिया जाता है कि वो टूल मजबूत जिसका ढांचा है ऐसे मशीन के ऊपर ही इस्तेमाल की जाए, और उन्हीं मशीन के ऊपर उस टूल का इस्तेमाल किया जाए जहां पे वाइब्रेशन ना हो। क्योंकि क्या है, क्योंकि उसको एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया हुआ रहता है। निगेटिव रेक टूल जो होते हैं, ये निगेटिव रेक एंगल वाले जो टूल्स है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पे दिखाई थी, जैसे कि वो हाई स्पीड पे काम करेगा, ज़्यादा भारी कट लेगा, हेवी कट लेगा, हेवी फीडिंग होगा, जिसकी वजह से हम लोग वर्क जल्दी ख़त्म कर सकते। तो एज अ देखा जाए तो वो एक प्रोडक्शन के तौर पे इस्तेमाल में लाया जाने वाला एंगल है। सो जिसका मतलब क्या है, अगर मशीन मजबूत रहेगा, रिजिड रहेगा, तो क्या होगा बेनिफिट, टूल अपना सही तरीके से वर्क कर पाएगा। नहीं तो वहाँ पे मशीन के पार्ट्स के चलते चलते उसके अंदर बाधाएं निर्माण हो सकती है। उसके बाद मशीन जो है उसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए। मतलब ही क्या है, तो जो मशीन है ये मशीन कंपन मुक्त होनी चाहिए, वाइब्रेशन फ्री होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ये जो निगेटिव रेक एंगल है ऐसे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ऊपर वो निगेटिव रेक एंगल बना हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्या है, तो उसे कहा जाता है जीरो रेक एंगल। जीरो रेक एंगल किसे कहते हैं या जीरो रेक एंगल मतलब क्या है, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होती। तो हमेशा ये ध्यान में रखो, ये एक फेस है, टूल का एक पार्ट है जिसे हम लोग फेस कहते हैं। ऊपर से देखने पर इस तरीके से दिखता है, लेकिन यहाँ से देखने पर आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे उसको क्या दिया गया है, नीचे की तरफ स्लोप दिया गया है। मतलब क्या है, जो कटिंग एज है वो कटिंग एज ऊपर की तरफ बनी हुई है और उसका पीछे का जो एंड है वो कैसे दिया गया है, स्लोप में दिया गया है, जिसकी वजह से कटिंग होने वाले चिप्स यहाँ से फिसल के नीचे जा सके। बराबर है। तो जब टूल का जो फेस होता है उसके ऊपर कोई स्लोप दिया नहीं होता है, मतलब क्या है, ये स्लोप नहीं है, वो प्लेन है। स्लोप की जगह पे ये पूरा का पूरा सेक्शन इस तरीके से प्लेन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो रेक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो रेक या जीरो रेक एंगल ऐसे कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में जीरो रेक, और अगर अच्छी तरीके से बताया जाए एज पर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो उसको क्या कहते हैं, जीरो रेक एंगल कहते हैं।
और एक इसके लिए सबसे अच्छा है, तो ब्रास जैसे जो मटेरियल है उसके टर्निंग के लिए ये सबसे बढ़िया माना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा देखा था, बैक रेक एंगल देखा था। बैक एंगल कहाँ पे बना हुआ रहता है, तो कटिंग एज जो होती है उसकी जो नोज होती है उसके ऊपर की ओर वो एंगल जो बना हुआ रहता है हम लोग उसे क्या कहते हैं, बैक रेक एंगल कहते हैं। जब हम लोग हार्ड मटेरियल के ऊपर काम करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, हम लोग रेक एंगल को कम करते हैं, और वो एंगल कम रखने से क्या हो जाती है, जो कटिंग टूल की जो एज है ये बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। साइड रेक एंगल के बारे में भी देखा था कि इसका बेनिफिट क्या है, जो चिप्स काटे जाते हैं वो आसानी से बह के निकल जाए, फिसल के नीचे गिर जाए, उसके लिए हम लोग मोस्टली साइड रेक एंगल का हेल्प लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा एंगल देखा था, तो क्लियरेंस एंगल देखा था। क्लियरेंस एंगल क्या बेनिफिट होता है, तो क्लियरेंस प्रोवाइड करता है, जो कटिंग एजेस होती है या टूल की जो सभी एजेस होती है उन क्लियरेंस एंगल की वजह से उन सभी एजेस का क्या है, जो आपके साथ में कभी कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से टूल कम फ्रिक्शनेट होता है, ज़रूरत से कम हो जाता है, जिसका बेनिफिट क्या होता है, फिनिशिंग भी अच्छी मिलती है, वाइब्रेशन कम होता है और टूल की लाइफ भी बढ़ती है। लेस कूलेंट या कूलिंग मीडिया या कटिंग फ्लूइड हमको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो उसके पार्ट देखे थे हम लोगों ने, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल कहाँ पे होता है, मोस्टली किसके ऊपर, तो पार्टनिंग ऑफ टूल जो होते हैं उनके ऊपर दिया हुआ रहता है। ये भी हम लोगों ने अभी समझ लिया था। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि मैंने पहले भी कहा है कि मटेरियल जो होता है, मटेरियल के अनुसार ये बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है मेटल के ऊपर और उस टूल के ऊपर, वो टूल का मटेरियल कौन सा है उसके अनुसार भी क्या होते हैं, एंगल्स के अंदर क्या किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल हाई स्पीड स्टील की सॉलिड टूल की अगर हम लोग बात करें तो उसके जरिए अगर हम लोग टूल बना रहे हैं और उसको लेथ मशीन के ऊपर इस्तेमाल में ला रहे हैं तो उसके लिए कौन से एंगल प्रिफरेबल रहेंगे या कौन से एंगल्स को हम लोगों को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि माइल्ड स्टील है तो उसके लिए बैक रेक एंगल रहेगा 15 डिग्री का, 15 डिग्री का। साइड रेक एंगल जो है वो 17 डिग्री का रहेगा। फ्रंट क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री का होगा। साइड क्लियरेंस एंगल 12 डिग्री का होगा। अगर वही अलॉय स्टील है तो उसके लिए बैक रेक एंगल होगा 8 डिग्री का, साइड रेक एंगल होगा 4 डिग्री का, फ्रंट क्लियरेंस एंगल होगा 8 डिग्री का, साइड क्लियरेंस एंगल होगा 6 डिग्री का। वही अगर हम लोग क्रिस्टलाइन मेटल जो है उसकी बात करें, जैसे कि कास्ट आयरन, जिसका जो संरचना होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, तो ऐसे मेटल के ऊपर अगर हमको काम करना है लेथ मशीन के ऊपर तो उसका बैक रेक एंगल टूल का हम लोगों को 5 डिग्री का रखना पड़ेगा। साइड रेक एंगल वही हमको 12 डिग्री का रखना पड़ेगा। फ्रंट क्लियरेंस एंगल 5 डिग्री का होगा। साइड क्लियरेंस एंगल भी सिमिलर 5 डिग्री का होगा। वही अगर हम लोग कहे ब्रास की बात, मतलब ही क्या है, ब्रास, ब्रॉन्ज और ब्रास दो मेटल्स होते हैं, तो हम लोग ब्रास की बात करेंगे तो जैसे पीतल, तो उसके लिए कौन सा मेटल के लिए कौन सा एंगल वहां पे सही रहेगा, तो बैक रेक एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब एंगल ही नहीं। साइड रेक भी 0 होगा, तो रेक एंगल 0 हो गया मतलब वो सरफेस कैसा होगा, प्लेन हो जाएगा। उसके बाद फ्रंट क्लियरेंस एंगल 5 डिग्री का और साइड क्लियरेंस एंगल भी 5 डिग्री का होगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो उसके लिए 30 डिग्री बैक रेक, 15 डिग्री साइड रेक, 9 डिग्री फ्रंट क्लियरेंस एंगल होगा और 9 डिग्री साइड क्लियरेंस एंगल होगा। वही बात करें कॉपर की, तो ये कैसा मेटल है कॉपर, अगर हम लोग बात करेंगे तो सॉफ्ट है। एल्यूमिनियम, कॉपर एक ऐसे मटेरियल है सॉफ्ट है, तो उसके लिए अगर हमको वर्क करना है कॉपर के ऊपर तो बैक रेक एंगल होगा 20 डिग्री, साइड रेक 25 डिग्री, फ्रंट क्लियरेंस कम हो गया 5 डिग्री, साइड क्लियरेंस एंगल कम हो गया 5 डिग्री, और इनसे भी लाइट वेटेड और सॉफ्ट मेटल है प्लास्टिक।
तो प्लास्टिक को एज अ मेटल के तौर पे हम लोग नहीं कह सकते हैं, इट इज़ अ मटेरियल नॉट अ मेटल। सो जो मटेरियल है प्लास्टिक, उसके ऊपर वर्क करना है लेथ मशीन के ऊपर। तो देखो जैसे ही वो सॉफ्ट हो गया, एंगल क्या हो गया, बैक रेक एंगल कम हो गया, वो 10 डिग्री पे आ गया। साइड रेक एंगल जो है वो बढ़ गया, 30 डिग्री का हो गया। फ्रंट क्लियरेंस एंगल 5 डिग्री कम हो गया। वापस साइड क्लियरेंस एंगल जो है प्लास्टिक के लिए वो कितना रखा गया, 5 डिग्री। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि अगर मेटल हम लोग बदलते हैं तो उसके हिसाब से इनके अंदर चेंज होगा। तो मेटल कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या उसकी अंदरूनी बनावट कैसी है, तो उसके हिसाब से इन एंगल्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता है या रखा जाता है। लेकिन एक ध्यान में रखना है कि जो टूल हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं उस टूल की कुछ खासियतें होती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टूल जो होता है पर्टिकुलर मेटल के ऊपर वो टूल्स के एंगल्स बने हुए रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि माय स्टील में भी बहुत सारे टाइप्स है, तो उन टाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से किया गया है उसके अनुसार हमको टूल के ऊपर ग्राइंडिंग के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। सो वो जानने के लिए हमको सबसे ज़्यादा मेटल के ऊपर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लेथ मशीन का टूल है और उसके एंगल्स है उसके बारे में क्या किया है, जानकारी हासिल